हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपने कक्षा 9 में अध्याय 5 भाग 4 तक पढ़ लिया। भाग 4 में आपने पढ़ा कोशिका द्रव्य के बारे में, कोशिकांग के बारे में, अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। अब आते हैं भाग 5 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है गाल्जी काय क्या होता है, क्या कार्य होता है गाल्जी काय का। तो पहले तो ये जान लो कि गाल्जी काय के कई नाम होते हैं। गाल्जी काय को गाल्जी बॉडी भी बोलते हैं, या इसे गाल्जी उपकरण भी बोलते हैं, गाल्जी उपकरण भी बोलते हैं, या इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक, यही है। गोल्जी उपकरण को कहते हैं गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी एपेरेटस, और ये आपका डिक्टियोसोम। ठीक, डिक्टियो ऐसे होगा। डिक्टियोसोम, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा, देख लीजिएगा। गाल्जी काय से संबंधित प्रथम जो पंक्ति है वो ये कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किए थे, पूछा जाता है, हालांकि सभी कोशिकांग के नहीं पूछे जाते, जिनके एनसीईआरटी में मेंशन है उन्हीं के पूछे जाते हैं। गाल्जी बॉडी की खोज किए थे कैमिलो गाल्जी ने, कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी। इसी वजह से इन्हीं के नाम के कारण इसका गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी नाम दिया गया। कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी काय की खोज की थी। संरचना अगर आप देखेंगे तो ये कोशिकाओं में, कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। यह हो गया केंद्रक, यह हो गया कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं कुछ इस तरह से। कहीं कहीं पर वेसिकल्स के फॉर्म में भी पाई जाएंगे। तो यही होती हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय के इस संरचना को एक को कहा जाता है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। और ऐसे जो संरचना होती हैं इन्हें कहा जाता है वेसिकल यानी पुटिका। गाल्जी काय के इस भाग को जो इस तरह से ऐसे कर्व होता है उसे कहते हैं सिस भाग। सिस भाग कहलाता है जो इस तरह से शेप है, और जो ये उभरा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं ट्रांस भाग। ठीक, ये वेसिका है जिसे कहा जाता है पुटिका। तो गाल्जी काय को देखेंगे तो गाल्जी काय सिस्टर्नी के रूप में मिलती है, या वेसिकल के रूप में भी मिल सकती है, नलिकाओं के रूप में भी मिलती है ट्यूब फॉर्म में। गाल्जी काय के वो भाग जो केंद्रक की तरफ होता है उसे सिस भाग कहते हैं, जो कोशिका झिल्ली की तरफ होता है उसे ट्रांस भाग कहते हैं। कार्य क्या करता है? तो कार्य ये करता है कि जो केंद्रक के पास समीप अंतःप्रद्रव्य जालिका है, अंतःप्रद्रव्य जालिका से जो भी प्रोटीन या अन्य कोई भी पदार्थ जो बनता है वो इन्हीं के माध्यम से पैकेज्ड किए जाते हैं और कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं, या कोशिका के बाहर अगर कोई चीज़ भेजना है तो उसको भी भेजने में काम करते हैं। यानी कह सकते हैं कि गाल्जी काय परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसी भी मटेरियल को पैकेज करता है और उसे कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों को भेजता है, या आवश्यकता अनुसार कोशिका के अंदर या बाहर उसे भेजने का काम करता है। दो और अन्य काम भी करता है। एक तो ये कि परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का। दूसरा, यह सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण भी करता है, निर्माण भी करता है। ठीक है। और दूसरा कार्य ये कि यह लाइसोसोम को भी बनाता है, लाइसोसोम को भी बनाता है।
तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय करती है। तो 3 काम आपने पढ़ा गाल्जी काय का। एक तो ये कि परिवहन का काम करती है, कोई भी पदार्थ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है उसे पैकेज करता है, कोशिका के विभिन्न भागों को भेजता है या कोशिका से अंदर या बाहर की तरफ भी उन पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक, ये एक ऐसा तंत्र है जो सिस्टर्नी या पुटिका के फॉर्म में पाया जाता है। सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होता है, लेकिन इनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। और यह सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का भी निर्माण करता है, साथ ही साथ लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें पहला पॉइंट कि इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। या झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है, पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिसे कुंडिका या सिस्टर्नी कहते हैं। लिखेंगे इन झिल्लियों का संपर्क, इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से भी होता है, ER झिल्लियों से भी होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे ER में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी काय में पैक किए जाते हैं, पैक यानी पैकेज्ड किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के अंदर या बाहर भेज दिया जाता है। इसके और क्या क्या कार्य हैं, तो आप लिखेंगे इसके कार्य में शामिल हैं पुटिका यानी वेसिकल में पदार्थों का संचयन यानी स्टोरेज का काम करता है, संचयन कॉमा रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन का काम करता है, तथा पैक करना पैकेजिंग का काम करता है, पैक करना पैकेजिंग। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि कुछ परिस्थिति में सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का
निर्माण भी किया जाता है। ठीक, और लास्ट काम क्या है इसका कि गाल्जी लाइसोसोम, गाल्जी का ऐसे लाइसोसोम भी बनाया जाता है। बस ये था इतना बात आपका गाल्जी काय के बारे में। तो गाल्जी काय के बारे में आपने जाना कि गाल्जी काय वो संरचना है जो केंद्रक अंतःप्रद्रवी जालिका के निकट पाया जाता है, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब के फॉर्म में। कोई भी पदार्थ जो अंतःप्रद्रवी जालिका में बनती है उसको पैकेज करना और उसको कोशिका के विभिन्न भागों में भेजना है, कोशिका के अंदर या बाहर भेजने का काम गाल्जी काय करता है। पैकेजिंग वाला बात मत भूलिएगा, क्योंकि ये पैकेजिंग वाला जो रोल है इसका सबसे मेन फंक्शन है। दूसरा काम क्या है कि ये सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण भी कर सकता है, और तीसरा काम लाइसोसोम को भी बनाता है। अब आता है आपका अगला कोशिकांग जो कि है लाइसोसोम। अभी आपने गाल्जी काय से लाइसोसोम को पढ़ा है, तो लाइसोसोम को ही पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, इंग्लिश में कहते हैं सुसाइडल बैग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं अभी आपको आगे बताया जाएगा। लाइसोसोम कैसी दिखती है? तो बहुत छोटी आकार की होती है, कोई विशेष संरचना नहीं होती है। लिपिड का लेयर होता है और चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन होता है। इसमें खास बात जो है वो ये कि इनमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनी एंजाइम भरा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, इनमें जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। इन जल अपघटनी एंजाइम का निर्माण कौन करता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निर्माण होता है इन एंजाइम का। यही एंजाइम सबसे ज़्यादा अपना काम करती है लाइसोसोम में, क्योंकि देखो ये लाइसोसोम में पाए जाते हैं, सॉरी कोशिका में पाए जाते हैं, केंद्रक हो गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे संरचना के रूप में ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। तो कोशिका में कोई भी कोशिकांग है वो टूट फूट गई, या जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया थी तो माइटोकॉन्ड्रिया टूट फूट गई, तो इसके टूटे फूटे जो संरचना है उसको यही जो लाइसोसोम है इसको अपने अंदर ग्रहण करके उसको डाइजेस्ट करके अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर कोशिका के भेज देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कोशिका के अंदर की सफाई करते हैं। कोई भी कूड़ा कचरा आता है उसको वो खाकर बाहर फेंकते हैं। कोई बैक्टीरिया आ गया तो बैक्टीरिया को भी मार कर उसे बाहर फेंकते हैं। या जब कभी कोशिका खुद भाई पूरी की पूरी कोशिका मृत हो जाती है तो इन मृत कोशिका का भी डाइजेशन यही करते हैं लाइसोसोम, क्योंकि मृत हो चुकी हैं तो अब कोई काम नहीं है, तो सारे के सारे पदार्थों को ये डाइजेस्ट कर लेती हैं जल अपघटनी एंजाइम के माध्यम से। पूरी की पूरी कोशिका को ये खा डालती हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग। यानी कोशिका मृत होने के बाद ये जो लाइसोसोम है वो पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर लेता है। तो आपने जाना लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम एक सामान्य सी झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, जो कोशिका के अंदर टूटे फूटे कोशिकांगों या अन्य पदार्थों या जीवाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट करके कोशिका बाहर फेंकते हैं। यदि कोशिका मृत हो चुकी है तो कोशिका के समस्त टूटे फूटे चीज़ों को भक्षण करके नष्ट करके उन्हें बाहर फेंकती है। इसे हम इसलिए आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे संरचनात्मक दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली
युक्त कोशिकांग हैं, जिसमें जल अपघटनी पाचक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन से देखेंगे कि लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ व कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों का पाचन करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे जीवाणु अथवा भोजन व पुराने अंगक लाइसोसोम में चले आते हैं। जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। सरल पदार्थों में तोड़ देता है। लास्ट लाइन लिखेंगे कि कोशिकीय उपापचय उपापचय का मतलब होता है शरीर में होने वाली कोशिका में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं, मेटाबॉलिज्म। कोशिकीय उपापचय में होने वाली कोई भी व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तब लाइसोसोम फट जाते हैं और उनसे निकले एंजाइम क्षतिग्रस्त, यहाँ पर लिखेंगे क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है। क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तब लाइसोसोम फट जाते हैं और उनसे निकले एंजाइम कोशिका का, अपनी ही कोशिका का
अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेती हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। बस इतना बात आपको लाइसोसोम के बारे में जानना था कि लाइसोसोम एक झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है जिसके अंदर जल अपघटनीय पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो कोशिका के अंदर कोई भी कोशिकांगों के टूटे फूटे पार्टों का या भागों का उसका पाचन करता है, या कोशिका में बाहर से कोई भी पदार्थ आने या जीवाणु के आने उसको पाचन करता है, या कोशिका में उपापचयी क्रियाओं के कारण उसमें कोशिका की क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर उस कोशिका का भी पूर्ण पाचन कर लेना, यह भी कार्य लाइसोसोम का होता है। इसी वजह से इसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब आइए आपको हम फिगर दिखाते हैं दोनों का। गाल्जी काय कैसा दिखाई देता है और लाइसोसोम ये है आपका गाल्जी काय। तो आपने पढ़ा कि गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। गाल्जी काय क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी पदार्थ निर्मित होते हैं उसकी पैकेजिंग करता है, कोशिका के विभिन्न भागों को भेजता है या कोशिका से बाहर भेजता है। ये किस फॉर्म में होता है, ये सिस्टर्नी के रूप में होता है। इसकी ये जो डंडी बनाए हैं इसको कहते हैं सिस्टर्नी, और इसके वो भाग जो केंद्र की तरफ होता है वो सिस भाग कहलाता है, और वो भाग जो प्लाज्मा झिल्ली की तरफ होता है उसे ट्रांस भाग कहते हैं। पुटिकाओं के रूप में भी पाए जाते हैं इस तरह से। सॉरी, अब इसके बाद आपने इसमें पढ़ा है कि हाँ लाइसोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है कि लाइसोसोम में एक लिपिड बाइलेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो जलाभटनी एंजाइम कहलाते हैं। बस अब आता है आपका अगला कोशिकांग जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे ऊर्जा ग्रह भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या ऊर्जा घर। ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसकी संरचना कैसी दिखाई देती है, अगर हम एक कोशिका में देखें तो ये कोशिका में केंद्र के चारों तरफ जो कोशिका द्रव होती है उसमें ऐसे पाई जाती हैं। इनको हम बड़ा करके दिखाते हैं। तो कोश जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है, यानी एक झिल्ली तो ये पाई जाती है और दूसरी झिल्ली इस तरह से पाई जाती है कि वो इसके अंदर ऐसी उंगली समान संरचना को बनाती है। ये देखिए ऐसी पाई जाती है, दूसरी झिल्ली इस तरह से पाई जाती है जो इनफोल्डिंग्स बनाती हैं। इन इनफोल्डिंग्स को, जो उंगली समान ऐसे ऐसे संरचनाएं हैं ना, इनको कहा जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी, ठीक। दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये होगी आउटर फर्स्ट मेम्ब्रेन और ये हो गई सेकेंड मेम्ब्रेन। जो दूसरी आंतरिक स्तर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो ऐसे लंबी उंगली समान संरचना बनाती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्यों बनाती हैं, तो देखिए इसमें जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है एटीपी। एटीपी क्या होता है, उच्च ऊर्जा अणु होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये उच्च ऊर्जा अणु का निर्माण करता है एटीपी, जो शरीर को, जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। बात करते हैं कि ये आंतरिक जो संरचना है वो ऐसी क्यों होती है, इसलिए होती है जिससे कि इनका क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल बढ़ जाए, एटीपी का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ और ख़ास बात होती है, जैसे
माइटोकॉन्ड्रिया में इनका खुद का डीएनए पाया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। डीएनए और राइबोसोम दोनों ही इस कोशिकांग के अंदर पाए जाते हैं। तो डीएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं इसमें। अब चूंकि इसमें डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है तो इसके अंदर यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती है, कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो। ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, 100 भी पाए जाते हैं। जहाँ पर ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगले लाइन से लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि दोहरी झिल्ली तो इसमें पाई जाती है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। अगर हम बात करें इसके बाहरी झिल्ली का, तो बाहरी झिल्ली जो होती है वो छिद्रित होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है यानी छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं कि इसकी बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, बहुत अधिक वलित यानी इनफोल्डेड होती हैं। जो आपने देखा ना, ये इनफोल्डिंग्स हैं, इन्हीं को कहते हैं वलित होना, अंदर ऐसे से वलित होना। ठीक, इनफोल्डिंग्स होती हैं। लिखेंगे उसी में लिखेंगे, इसी पैराग्राफ में कि वलित होती है ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ा देती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि जीवन के लिए अनेक आवश्यक रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। उसी में लिखेंगे शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने व यांत्रिक
कार्य को करने के लिए एटीपी के रूप में संचित ऊर्जा का प्रयोग करती हैं, संचित ऊर्जा का उपयोग करती है। बस इतना पॉइंट आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एक लास्ट पॉइंट कि एटीपी में डीएनए व राइबोसोम भी पाया जाता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम भी पाया जाता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कुछ प्रोटीन को स्वयं भी बनाती है। बस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहलाता है? क्योंकि कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को करने या यांत्रिक ऊर्जा के लिए उसे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है और इसकी मदद से ये अपने कुछ प्रोटीन को भी बना सकता है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया का आपको फिगर दिखाते हैं, 3D फिगर। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने देख ही लिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का 3D फिगर। अब अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 स्तर पाई जाती है, एक स्तर बाहरी होती है जो छिद्रित होती है और दूसरी अंदर की तरफ इस तरह से इनफोल्डिंग्स बनाती हैं, भंज बनाती है, वलय बनाती है, जिससे एटीपी के निर्माण की जो सतह है वो बढ़ जाए। इसमें खुद का डीएनए भी पाया जाता है, खुद का डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है जिसकी मदद से वो एटीपी का निर्माण करता है। ये सब आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा, बस आपको इतना भी पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब आपका आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग जो कि है लवक। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? तो लवक में आपने सिर्फ एक लवक के बारे में पढ़ा अभी तक, हरित लवक, क्योंकि मुख्य वही होता है। अगर आप पादप की कोशिका को देखोगे तो उसमें इस तरह से एक संरचना पाई जाती है जिसमें सिक्के के समान थाइलाकॉइड होती हैं, इन्हें हम ग्रैना भी बोलते हैं, और इसके अंदर के भाग को पीठिका या स्ट्रोमा भी कहा जाता है। तो ये हरित लवक के बारे में आपने देखा था कि हरित लवक ऐसी दिखाई देती है, लेकिन हम हरित लवक सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, हम समस्त लवक के बारे में पढ़ेंगे। बात ये करते हैं कि लवक पाया किस में जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि लवक केवल और केवल पौधों में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। यह भी दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, यानी ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण भी होता है, लेकिन किस वाले में हम बात करें अगर लवक की, तो लवक भी 2 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होते हैं उन्हें हम कहते हैं। वे लवक जो श्वेत रंग के होते हैं या किसी भी रंग के नहीं होते, रंगहीन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? रंगहीन या श्वेत रंग के होंगे, सफ़ेद रंग, श्वेत। जो रंगीन होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। अब इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वह क्रोमोप्लास्ट
वह क्रोमोप्लास्ट जो हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं? जो फिगर बना है उसे हरित लवक, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आया समझ में? तो लवक के बारे में आपने जाना कि दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन हो या जो रंगहीन या श्वेत रंग के हो ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। रंगीन में भी वह क्रोमोप्लास्ट जो हरे रंग का होता है उसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करता है। तो पहले आप इतना पॉइंट लिख लीजिए कि लवक केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। दूसरा कि लवक दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होते हैं और वह क्रोमोप्लास्ट जो हरे रंग का होता है उसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में लिखेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन या श्वेत रंग का होता है। लिखेंगे कि पौधों में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि हरित लवक में हरे रंग के वर्णक, हरे रंग के वर्णक, वर्णक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पिगमेंट, पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल व पीले व नारंगी रंग के वर्णक पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, प्रोटीन व वसा आदि का संचय करते हैं। तो आप जो आलू लाते हो ना घर पे खाने के लिए, काटते हो, तो वो आप आलू के अंदर देखोगे तो रंगहीन है या श्वेत रंग का है। क्या होता है? स्टार्च ही तो होता है। तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट। आलू के अंदर जो पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट होता है। अब देखो ये भी एक फिनोमिना होता है जो आपको हायर क्लासेस में बताए जाएंगे कि क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में भी कन्वर्ट होता है या ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट होता है। अगर आप आलू को कुछ दिन के लिए अंधेरे में रख दोगे ना तो वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट का कन्वर्जन होता है क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक में भी डीएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं। बस इतना पॉइंट आपने लिख लिया। उसके बाद आइए फिगर दिखाते हैं आपको। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये आपका 3D फिगर है जिसमें आपको दिखाया गया है कि एक तरफ होता है बाहरी स्तर और दूसरी तरफ आंतरिक स्तर। ये वाला उतना मज़ेदार नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये वाला देखिए, इसमें देखेंगे थैलाकॉइड पाए जाते हैं, छोटे छोटे सिक्के के समान थैलाकॉइड होते हैं। ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रैनम, इसे हम ग्रैना कहते हैं। और बाकी जो अंदर का पीठिका होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, इसमें खुद का डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। बस इतना ही जानना, इससे ज़्यादा मत जानना, ये सब हायर क्लासेस वाले फिगर्स हैं। ठीक, आज का टॉपिक बस इतना ही, जिसमें आपने जाना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आपने जाना लाइसोसोम वगैरह के बारे में, आपने जाना लवकों के बारे में। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया जाएगा इसके आगे के बारे में। अभी कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना, अपनी कॉपी में भी नोट करना है। इस टॉपिक से मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि
कौन से ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, अपनी कॉपी में भी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? नेक्स्ट, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? नेक्स्ट, लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। बस इतने क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना, अपनी कॉपी में भी नोट करना। आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी बताया जाएगा, तब तक आप जुड़े रहे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।